तो से बात करते हैं मार्केट की पोजीशनिंग, ग्लोबल मार्केट्स, सब पे फोकस करते हैं। हमारे साथ गौतम त्रिवेदी साहब जुड़ चुके हैं। श्री गौतम त्रिवेदी, को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर नीफिन कैपिटल के इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जहां से आप बैठ के इन मार्केट्स को देखते हैं, प्रोस्पेक्टिव आप सर सब पे देते हैं, यूएस मार्केट को लेके, ग्लोबल मार्केट्स को लेके, इंडियन मार्केट्स को लेके। अभी हमने बीते 4-5 दिन में आई थिंक वो बजट में जो टैक्स हाइक्स थे, एसटीटी आपका हाइक हुआ, थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपेंसिव हुई, फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्सपेंसिव हुई, एलटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसको थोड़ा एब्जॉर्ब तो कर लिया। बट क्या अभी आपको अर्निंग्स इतनी सपोर्टिव लग रही हैं कि हम ये 25,000 और आई थिंक अबव के लेवल्स पे जा पाएं? आपका व्यू क्या एस्पेक्ट मार्केट्स को लेकर सर? वीरेंद्र, आपकी बात सही है कि अर्निंग्स में कुछ खास ये हिसाब से अब तक तो कुछ खास सरप्राइज नहीं आया है। कुछ मिड कैप्स में शायद आए, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ जो अर्निंग्स अब तक आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट को ड्राइव क्या करता है, और आज की तारीख में मुझे अभी भी नहीं लगता है कि इट इज अर्निंग्स, इट इज स्टिल फंड फ्लोज। और जो हिसाब से हर महीने हर हफ्ते जो फंड फ्लोज आ रहे हैं डायरेक्टली इनटू म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्टली इनटू द मार्केट, जो इन्वेस्टर्स वाया नॉट वाया म्यूचुअल फंड्स लेकिन अपने आप अपनी पूंजी लगा के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफएनओ हो या कैश मार्केट हो, तो उसका उसका जो लगातार फ्लो है वो जब तक कम ना हो, मुझे लगता है मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आएगा बड़े पाए पे। और ऑफ कोर्स वो करेक्शन की वजह क्या हो सकती है वो तो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन शायद कोई ओवरसीज इंटरनेशनल इवेंट हो या यूएस में करेक्शन बढ़ा है तो यहाँ उसकी असर पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में आप देखिए कि बैंक्स, जब आप मैं अभी देख रहा था आप ही का शो, जब आप बता रहे थे कि बैंक्स स्टॉक्स भी दे आर गेटिंग हिट, तो उसकी वजह यही है ना कि लोग इंक्रीमेंटल सेविंग्स, जो एक जमाने में फिक्स डिपॉजिट्स, एक जमाने की बात कर रहा हूं, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, जो इंक्रीमेंटल सेविंग्स जो एफडी में जाते थे, सेविंग्स अकाउंट में जाते थे या बैंकिंग प्रोडक्ट्स में जाते थे जिससे बैंक्स ज्यादा क्रेडिट दे सके इंडस्ट्री को, वो भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। और जब तक ये थ्रिल जो है एफएनओ, बिकॉज करीबन 99% ऑफ जो डेली ट्रेडेड वॉल्यूम है वो एफएनओ है, 1% ही कैश मार्केट है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जब तक वो कम ना हुए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो लगातार पैसा आ रहा है मार्केट में कम होगा, और उसकी वजह से मार्केट 25 क्या 26 भी हो सकता है, 26,000। जी वही मतलब बाजार को अर्निंग्स नहीं, इस वक्त लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है सर। जैसे कि अब आप देखिए ना, हमारे पास तो खुद का पैसा इस वक्त काफ़ी, मतलब डीआईएस के पास पैसा काफ़ी है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब जून के बाद, जून फर्स्ट वीक के बाद, इलेक्शन आउटकम के बाद एफआईएस फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। मेरे ख्याल से मेरे पास जो अभी थोड़ा सा रॉ फिगर है उसके मुताबिक दे आर स्टिल आई मीन लॉन्ग बाय आई थिंक 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन निफ्टी एंड इंडिसेस, और करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए की बाइंग उनकी तरफ से आई है। ये सर जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको यूएस में रेट कट की पॉसिबिलिटी लग रही है क्या? और अगर रेट कट होता है तो फ्लो टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट एंड स्पेशली टुवर्ड्स इंडिया वो कैसा रहेगा? इस पर आपका अनुमान क्या है? जो यूएस में रेट कट्स होंगे तो मुझे लगता है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स पे, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग एशिया पैसिफिक, उसमें से डेफिनेटली इंडिया। और एज रेट कट्स इंक्रीज, मुझे लगता है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट से शुरुआत हुए फेड की, और उसके बाद शायद दिसंबर में या जनवरी में एक और 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आए, तो मुझे लगता है कि इट विल बी ओवरऑल पॉजिटिव फॉर एफआईआई फ्लो इनटू इंडिया, तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन ये एक बात आप मान के चलिए कि आज की तारीख में भी जितने भी एफआई से मैं बात करता हूं, मैं अमेरिका गया था मई और जून में, वहां पे भी जितने भी एफआईज मिले उन्होंने बताया इंडियन मार्केट, इंडिया ग्रोथ स्टोरी आने वाले 10 साल तक कोई इशू नहीं है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आने वाले 10 साल के लिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी आने वाले 10 सालों के लिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज की तारीख में मार्केट इज टू एक्सपेंसिव। तो ये जो आज की तारीख में निफ्टी करीबन, जो मैं दिसंबर 2025 का पी देखूं तो वी आर करीबन 21 साढ़े 21 टाइम, उसके हिसाब से
यूएस में S&P 500 जो उनका सबसे बड़ा 500 स्टॉक का इंडेक्स है, वो करीबन 19.5 टाइम्स पे के पीई पे चल रहा है। तो उनको भी लगता है कि इंक्रीमेंटली हमें इंडिया में आने की जरूरत क्या है, जब हमारे यहाँ यूएस में करीबन 13 से 14% 2025 कैलेंडर 2025 के लिए अर्निंग्स ग्रोथ है, वैल्यूएशन इंडिया से भी कम है, और यहाँ पे इतने स्टॉक्स टेक्नोलॉजी में है और नॉन टेक में भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मुझे बाहर की कंट्री में जहाँ पे एक्सचेंज रेट का रिस्क भी हो सकता है जरूर है। अपने हर साल इंडिया में अपना रुपी तो 5 या 6% डिप्रिशिएट होता ही है, लेकिन वो जो बड़ा पैसा आना है इट इज लिमिटेड बाय वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन का जो अपने यहाँ जो इश्यू हो गया है इज बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक फ्लोज। सो इट्स अ चिकन एंड द एग, जब तक डोमेस्टिक फ्लो कम ना हुए और वैल्यूएशन कम ना हुए तब तक बड़े पैमाने पे एफआई पैसा नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग। अब तो एफआईआईज, इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ भी रही थी, सबसे कम होल्डिंग इस समय एफपीआईज की हो चुकी है, लेकिन डोमेस्टिक ओनरशिप अच्छी खासी बड़ी है। अब डोमेस्टिक ओनरशिप में लार्जली रिटेल पार्टिसिपेशन, वो म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा के जरिए अच्छा खासा आया हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर इस समय कोई नया निवेशक बाजार में उतर रहा है, उसको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के मद्देनजर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मार्केट महंगा है पैसा कमिट करना चाहिए? ये मुझे लगता है कि जो आपने बात छेड़ी है कि आज की तारीख में मार्केट में खरीदने लायक क्या रहा है, मुझे लगता है दैट इज द बिगर क्वेश्चन, और जो हमको ऑन अ डेली बेसिस रोज सोचना पड़ता है कि अब कहाँ डाले पैसा, क्योंकि सब कुछ बढ़ चुका है। डिफेंस है, रेलवेज है, मतलब B2G जो क्षेत्र है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, उसमें इंफ्रा कैपिटल गुड्स सब आ गया, रेलवेज डिफेंस भी आ गया, और वो क्षेत्रों में जो बढ़ावत आई है शेयर प्राइसेस में, इट इज बीन अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन कई क्षेत्र और भी है जहां पे मूवमेंट कम रही है। कंज्यूमर फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे कंज्यूमर है, बैंकिंग ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा, HDFC बैंक हो, कई बैंक है जिनका मूवमेंट करीबन पिछले 1.5 से 2 सालों में इट इज नॉट कॉट अप विद द मार्केट। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी सेट्स है, और मुझे लगता है कि जो नए IPO आ रहे हैं उसमें भी देयर इज अ पोटेंशियल मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि हर एक IPO में पैसा डाला जाए, लेकिन जहां पे आपको एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पे एंकर एलोकेशन में जो अच्छा खासा एलोकेशन मिल जाए, मुझे लगता है वहां अपॉर्चुनिटी सेट्स है थोड़े बहुत। अगेन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। मैं नहीं बोल रहा हूँ हर एक IPO में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वहां पे भी अपॉर्चुनिटी सेट्स है। अब और एक IPO जो ऑफ कोर्स परसों खुलेगा वो क्लियरली ओला इलेक्ट्रिक है। एनी थॉट्स ऑन दैट गौतम, स्पेशली क्योंकि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट काफी हॉट है, एंड ओला 3 साल में अच्छा खासा मार्केट शेयर नियरली 46% अपने नाम कर चुका है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में ये भी पढ़ रही थी कि एथर, जिसमें हीरो की का इन्वेस्टमेंट है, उनको लगता है TVS विल बी अ फार बिगर कॉम्पिटिटर देन योर हीरो, बजाज एंड इवन ओला। तो इस पूरे मार्केट पर आपकी क्या नजर बनी हुई है, तो किस तरह से अप्रोच करें और रिटेल निवेशकों को क्या टेक अवे लेना चाहिए? देखिए, ओला का मैंने कुछ स्टडी नहीं किया है, तो मुझे ये इट विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ आई कमेंट स्पेसिफिकली ऑन ओला। लेकिन मेरी ये सोच है कि जहां पे भी आप देखिए कि सेक्टर हॉट है, सेक्टर में बड़ा ग्रोथ है, लेकिन लिस्टेड कंपनी एक या दो ही है। अभी आप देखिए विंड एनर्जी सेक्टर में सिर्फ 2 लिस्टेड कंपनी है, सुजलॉन और आइनॉक्स विंड। आप बेवरेज क्षेत्र में देखिए तो सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी है, विच इज वरुण बेवरेजेस। आप सोलर में देखिए देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज, एक या दो कंपनियां हैं। तो जो आज की तारीख में जो रिटेल इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, जो आपको इफ यू वांट टू प्ले द ग्रोथ इन विंड एनर्जी, 2 ही कंपनियां हैं, तो आपको कोई चारा नहीं है, ये 2 कंपनी में ही निवेश करना पड़ेगा, और कोई जब तक कोई तीसरी या चौथी कंपनी लिस्ट ना होए। तो मुझे लगता है कि ओला, अगेन मैं डिस्क्लेमर बोल रहा हूं, मैंने फाइनेंशियल्स या कुछ स्टडी नहीं किया है, लेकिन जब एक कंपनी का लिस्टिंग होता है और वो EV, सो इट विल बी द ओनली प्योर प्ले लिस्टेड EV टू व्हीलर प्ले
आप समझ गए। सो जब तक 2 या 3 और कंपनियां लिस्ट नहीं होती है, ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे चलेगा। लेकिन ये प्राइसिंग जो आज अनाउंस हुआ है, जो पेपर मैंने पढ़ा है, वो प्राइसिंग सही है गलत है उसका उस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जहां पे भी मैंने देखा है कि 1 या 2 ही कंपनी है इन अ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, दे एंड अप ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम। ओके, गौतम सर के पीछे एक बुक रखी हुई है, बिल गेट्स। आई थिंक एग्जैक्टली उसका फ्रंट तो नहीं है, बट मैं उसका आई थिंक साइड देख पा रहा हूँ। या अब ये मेरे को प्रेरित कर रही है कि मैं आईटी पे जाके जरूर प्रश्न करूँ। जैसे कि हम बात करते हैं ना सर कि ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, इसमें बाजार कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ चला धीरे धीरे करके, चाहे बैंक्स हो, चाहे उसके बाद आप फार्मा को देखिए, आप एफएमसीजी को देखिए, आईटी भी चला। इस बार की रिपोर्टेड अर्निंग्स में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आईटी की तरफ आपका झुकाव है इस वक्त? आपका सवाल बहुत सही है। जितने रिजल्ट्स अब तक आए हैं, मुझे लगता है कि मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, और वर्स्ट के बाद जो थोड़ा बहुत रिजल्ट बेहतर आता है, तब लोग खुश हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बाइंग आती है। लेकिन उसके बावजूद भी, जो बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के बावजूद भी, कोई you haven't seen a big appreciation in stock price। तो मुझे अभी भी लगता है इट्स अ वेट एंड वॉच फॉर आईटी सेक्टर। और जब तक ये एआई का पूरा इम्पैक्ट लोग और पूरी दुनिया समझती नहीं है कि आईटी सेक्टर में, इंडियन आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन आईटी सेक्टर में उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। डू यू स्टिल नीड 5 लाख या 4 लाख लोग की जरूरत पड़ेगी, या कोडिंग में एआई अपने आप आपको कोड बना के या पूरी लैंग्वेज बना के दे देगा। तो जब तक उसका उसका निर्णय नहीं होता है और उसका सबूत नहीं आता है कि एआई कितना पावरफुल है। आज की तारीख में एआई के बारे में देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, और हर हर दिन मुझे लगता है कि एक व्हाट्सएप तो मुझे आता है या ईमेल आता है जिससे ये कि एआई पूरी दुनिया को बदल देगी, एआई ये कर देगी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि 1 साल के बाद शायद आइडिया आएगा कि एआई कहां तक इंडियन आईटी सेक्टर के लिए खतरा बन सकता है। खतरा भी बन सकता है, अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इट इज टू अर्ली। और मुझे लगता है कि मैं इन्फोसिस के कॉल पे था, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और करीबन 3 से 4 एनालिस्ट ने घुमा फिरा के सलिल जी को यही सवाल पूछा कि एआई का क्या इंपैक्ट होगा। और मुझे लगता है उनके पास भी आज की तारीख में जवाब नहीं है। जब इन्फोसिस के चेयरमैन सीईओ के पास जवाब नहीं है, तो हमारे पास कैसे जवाब आएगा। तो मुझे लगता है इट्स अर्ली डेज, लेट अस सी द इंपैक्ट, और वेट एंड वॉच आईटी सेक्टर में, दैट्स ऑल आई कैन से। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं सर आपसे यहाँ पे। अब वो जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी जिसमें आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप आहत भी हुए थे, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो जीत जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? और आई थिंक अल्टीमेटली मेरा जो प्रश्न है वो टारगेटेड इस बात को लेकर है कि कमोडिटीज़ पे आपका व्यू क्या होगा। स्पेशली आप क्रूड को देखिए सर, आई मीन सरप्राइजिंगली 79 की रिजेक्ट्री है यहाँ पर। क्रूड और मेटल्स पे, इंडस्ट्रियल मेटल्स पे आपका आउटलुक क्या है? क्या उनके आने से आई थिंक ये जो स्पेशली यूक्रेन और रशिया वॉर का इम्पैक्ट पड़ा था कमोडिटीज़ पे, वो कूल ऑफ हो जाएगा? इस पर आपका व्यू क्या है? मुझे लगता है कि जो ट्रंप जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये मतलब वादा भी किया है कि दोनों लड़ाइयाँ जल्द से जल्द वो खत्म कर पाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी समझ है, ही नोज बेटर। मुझे तो यहाँ बैठ के इंडिया में और मुंबई में बैठ के तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। सो जो ट्रंप जीत जाएंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट ये वॉर इधर कम हो जाए या शायद बंद ही हो जाए, एंड दैट विल बी वेरी पॉजिटिव ओवरऑल फॉर कमोडिटी प्राइसिंग गोइंग डाउन। आज की तारीख में आप देखिए कि जितने भी शिपिंग कंपनीज है, बीच में मैं पिछले हफ्ते कई इंडियन केमिकल कंपनी से बात कर रहा था जो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि रेड सी में आज की तारीख में इतना प्रॉब्लम है शिप्स की बुकिंग करना, और फ्रेट रेट्स आल्सो हैव गॉन वेरी हाई। तो ये सब जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन ऑयल एंड मेटल्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा, मुझे लगता है कि ट्रम्प
कि जीतने से इस पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है और एज अ रिजल्ट कमोडिटी प्राइसिंग विल कम डाउन, जो अपने इंडिया के लिए अच्छा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर डिटेल में थैंक यू। बातचीत करने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। अच्छा, इस बीच